तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम्स यू। मैं रोहिताज सिंह। तो फिर से आज हम एक नया सब्जेक्ट ले रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू पावर क्वालिटी एंड फैक्ट्स, जिसकी फुल फॉर्म होती है आपकी इंट्रोडक्शन टू पावर क्वालिटी एंड फैक्ट्स और शॉर्ट फॉर्म होती है IPQF। ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका इलेक्ट्रिकल फाइनल ईयर का। और इसमें बेटा आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट MCQs हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है, विच वन इज़ ए सेट ऑफ इलेक्ट्रिकल बाउंड्रीज दैट अलाउज ए पीस ऑफ इक्विपमेंट्स टू फंक्शन इन इट्स इंटेंडेड मैनर विदाउट सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ परफॉर्मेंस। इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसी कौन सी इलेक्ट्रिकल बाउंड्री होती है जो किसी इक्विपमेंट को फंक्शन करने के लिए इंटेंडेड मैनर में अलाउ करती है विदाउट लॉस ऑफ परफॉर्मेंस। तो बेटा उस इलेक्ट्रिकल बाउंड्रीज को हम बोलते हैं पावर क्वालिटी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, वो कह रहा था पैरामीटर दैट डिफाइन द क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर की जो क्वालिटी होती है दैट इज डिफाइंड बाय वोल्टेज, करंट एंड फ्रीक्वेंसी। तो दीज आर द थ्री पैरामीटर्स बाय विच द क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज डिफाइंड। तो फर्स्ट ऑप्शन इज वोल्टेज, सेकंड इज करंट, सी इज फ्रीक्वेंसी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, वो कह रहा है फुल फॉर्म ऑफ IEEE। तो बेटा जो IEEE होता है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, और किसका ऑर्गेनाइजेशन है? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ठीक है ना। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इट इज़ पॉसिबल दैट गुड पावर फॉर वन पीस ऑफ इक्विपमेंट कुड बी बैड पावर फॉर अनदर। इसको ध्यान से समझिएगा। मान लिया हमारे पास दो इक्विपमेंट हैं, ये इक्विपमेंट 1 है और ये सपोज दूसरा इक्विपमेंट है हमारे पास 2 है। ठीक, जो इक्विपमेंट के लिए सपोज कैसी सप्लाई की ज़रूरत होती है हमें? साइनसॉइडल, प्योर साइनसॉइडल। इसके लिए सपोज हमें किस तरह की ज़रूरत होती है? एक रेक्टेंगुलर वेव की। तो दिस साइनसॉइडल इज गुड पावर फॉर इक्विपमेंट 1 बट इट विल बी बैड पावर फॉर इक्विपमेंट 2 बिकॉज equipment 2 will not be operated satisfactorily with sinusoidal wave because it will be operated satisfactorily on a triangular wave। ठीक है ना। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट्स दैट अकर इन ए पावर सिस्टम। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी पावर सिस्टम में दो तरह के आपके ट्रांजिएंट डेवलप होते हैं। इसको हम बोलते हैं इम्पल्स, और दूसरा होता है आपका साइनसॉइडल ऑक्सीलेटरी, लाइक दैट, साइनसॉइडल ऑक्सीलेटरी। तो पहला ऑप्शन है आपका इम्पल्सिव रेस्पॉन्स ट्रांजिएंट, दूसरा है ऑक्सीलेटरी ट्रांजिएंट, और तीसरा है बोथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, दैट इज बोथ। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, द रेंज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटरी ट्रांजिएंट। मतलब जो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी के ऑक्सीलेटरी ट्रांजिएंट्स होते हैं, ये हमारे ऑक्सीलेटरी ट्रांजिएंट्स हैं। तो इनकी जो रेंज होती है, फ्रीक्वेंसी रेंज, वो कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजिएंट ऑक्सीलेटरी जो होते हैं वो 0.5 मेगाहर्ट्ज से लेकर कहाँ तक होते हैं? आपके 5 मेगाहर्ट्ज तक होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। द हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटरी ट्रांजिएंट्स की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो 0.5 मेगाहर्ट्ज से लेकर कहाँ तक होती है? 5 मेगाहर्ट्ज तक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 7 देखिएगा, द CBEM में पावर क्वालिटी ग्राफ प्लॉट्स द डेप्थ ऑफ वोल्टेज सैग्स ऑन द एक्स एक्सिस ऑन विच एक्सिस। यहाँ डैश है, ध्यान रखिएगा, अगेंस्ट द ड्यूरेशन ऑफ वोल्टेज सैग्स ऑन वाट एक्सिस। यानी दो चीज़ आपको फिल करनी है। यानी ये कह रहा है कि यहाँ पर हमारा ड्यूरेशन होता है, वोल्टेज सैग का ड्यूरेशन होता है, दिस इज़ द ड्यूरेशन ऑफ वोल्टेज सैग, और यहाँ पर होता है हमारा मैग्नीट्यूड या डेप्थ ऑफ वोल्टेज सैग, डेप्थ ये होता है। तो ये जो प्लॉट होता है ये किस किस एक्सिस के बीच? देखिएगा, ड्यूरेशन को हम किस पर रखते हैं? एक्स एक्सिस पर, और डेप्थ को रखते हैं हम वाई एक्सिस पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्राफ प्लॉट्स द डेप्थ
ऑफ वोल्टेज सैग ऑन, तो किस एक्सिस पर हो जाएगा, ये होगा डेप्थ कौन से पर ले रहे हैं हम, वर्टिकल एक्सिस पर, और ड्यूरेशन ऑफ सैग किस पर ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर यानी एच पर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। नाउ यहाँ पर एक वर्ड आया है CBM में। CBM में एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके अब फुल फॉर्म अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कॉज ऑफ पावर इंटरप्शन। तो पावर इंटरप्शन के क्या क्या कारण आपके हो सकते हैं बेटा। पावर इंटरप्ट कब होती है, जब पावर सिस्टम फॉल्ट होता है, कोई आपका इक्विपमेंट फेल हो जाता है, या कैस्केडिंग फेलियर हो जाती है। तो ये सभी कारण किसके हैं, आपके पावर इंटरप्शन के हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ अबव। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, टू आइडेंटिकल डिवाइसेस और पीसेज ऑफ इक्विपमेंट माइट रिएक्ट डिफरेंटली टू द सेम क्वालिटी, सेम पावर क्वालिटी। वो कह रहा है कि अगर आपके दो इक्विपमेंट्स हैं, सपोज दिस इज इक्विपमेंट 1 एंड दिस इज इक्विपमेंट 2, और सेम पावर आप दे रहे हो इसको, ठीक है ना, सपोज साइनसॉइडल वोल्टेज इसको दे रहे हो और साइनसॉइडल वोल्टेज इसको दे रहे हो, लेकिन वो कह रहा है कि दोनों का बिहेवियर डिफरेंट हो सकता है। तो इनका बिहेवियर डिफरेंट किसकी वजह से हो सकता है, तो देखिएगा इनका बिहेवियर डिफरेंट हो सकता है कि जो कंपोनेंट लगे हों टॉलरेंस अलग हो, इसमें जो कंपोनेंट लगे हो उनका टॉलरेंस अलग हो और इसका टॉलरेंस अलग हो। दूसरा, डिफरेंस इन देयर मैन्युफैक्चरिंग। देखिएगा कभी भी दो डिवाइस आपकी एग्जैक्टली एक सी नहीं बन सकती हैं, ठीक है, ड्यू टू द टॉलरेंस ऑफ कंपोनेंट एंड ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर मैन्युफैक्चरिंग दे विल बी डिफरेंट। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, which one ensures that any fault current likely imposed on a metal part will be safely conducted to ground or other grid system service as a ground। वो कह रहा है कि अगर कोई फॉल्ट करंट है, कौन एंश्योर करता है कि जो हमारी फॉल्ट करंट इम्पोज्ड हो रही है किसी मेटल पार्ट पर, वो सेफली आपकी कंडक्ट हो जाएगी ग्राउंड को या ग्रिड के दूसरे पार्ट को, ठीक है ना। तो ये करता है बेटा बॉन्डिंग, इसको कहलाते हैं हम बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग इज रेस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट द फॉल्ट करंट ऑफ एन इक्विपमेंट टू द ग्राउंड। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द DVR। तो देखिएगा DVR क्या होता है, पहले समझ लीजिए DVR। तो DVR क्या होता है आपका, DVR होता है डायनामिक वोल्टेज रिस्टोरेशन। ये कहलाता है आपका डायनामिक वोल्टेज, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो ये कहलाता है आपका डायनामिक वोल्टेज रिस्टोरेशन। तो ये एक्चुअली हम क्यों यूज करते हैं पावर क्वालिटी में, हम देखिएगा क्यों यूज करते हैं, जब हमें डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी का और डिजायर मैग्नीट्यूड का कोई वोल्टेज इंजेक्ट करना होता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि जो DVR होता है एक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, ठीक है ना, इट इज़ ए पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और ये क्या कराती है, ये इंजेक्ट कराती है एक डिजायर्ड मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज, ठीक है, इनटू द पावर सिस्टम, ठीक है। तो और इसको हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं हम, सीरीज में। तो देखिएगा द DVR इज़ ए डैश कह रहा है कनेक्टेड, यानी कैसा कनेक्शन होता है, तो ये होता है बेटा सीरीज कनेक्शन। कनेक्टेड पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू इंजेक्ट, अब यहाँ पर डैश होगा आपका, इंजेक्ट द वोल्टेज ऑफ रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा DVR क्या होता है, डायनामिक वोल्टेज रिस्टोरेशन, एक पावर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड डिवाइस होती है। क्यों यूज करते हैं, जब भी हमें डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड का वोल्टेज इंजेक्ट करना है, तो इसको हम सीरीज में कनेक्ट करके डिजायर्ड मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज इंजेक्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, 12 कह रहा है डी स्टैटकॉम का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिक कंपनसेटर। डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिक कंपनसेटर,
स्टैटिक कंपनसेटर। ध्यान रखिएगा फुल फॉर्म भी काफ़ी पूछ ली जाती हैं। तो डी स्टैटकॉम इज़ ए डैश कनेक्टेड डिवाइस डिजाइन टू रेगुलेट द डैश आइदर बाय जनरेटिंग और एब्जॉर्बिंग द रिएक्टिव पावर। तो वो कह रहा है कि जो स्टैटकॉम है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि वो सीरीज में लगाते हैं कि हम शंट में लगाते हैं। देखिएगा स्टैटिक कंपनसेटर, नाम है कंपनसेटर है, मतलब कंपनसेशन कर रहे हैं। कौन सा कंपनसेशन कर रहे हैं? जनरली हम वोल्टेज के लिए कौन सा कंपनसेशन करते हैं? शंट कंपनसेशन। तो आपने देखा होगा कि ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन होती है, तो ट्रांसमिशन लाइन में क्या करते हैं आप? एक कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं, किसमें? पैरेलल में। तो हमेशा जो आपका डी स्टैटकॉम होता है वो किस में कनेक्ट होगा? आपका शंट में। ये तो बात क्लियर है। और रेगुलेट, किसको रेगुलेट करता है? ये वोल्टेज को। क्योंकि शंट कंपनसेशन हम क्यों प्रोवाइड कराते हैं? EHVAC DC में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, टू इम्प्रूव द वोल्टेज प्रोफाइल। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि डी स्टैटकॉम कैसा होता है? आपका शंट कनेक्टेड डिवाइस होती है। और किसको रेगुलेट करता है? ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है बाय जनरेटिंग और एब्जॉर्बिंग द रिएक्टिव पावर। या तो रिएक्टिव पावर को ये जनरेट करके करता है या एब्जॉर्ब करके करता है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, विच इज वन मीन्स बाय विच एनर्जी और इलेक्ट्रिकल नॉइज कैन बी कपल फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर। देखिएगा जब हम किसी नॉइज को, ठीक है ना, जब हम किसी नॉइज को क्या करते हैं? जब किसी नॉइज को हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से दूसरी इलेक्ट्रिकल सर्किट में ट्रांसफ़र करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट 1, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट 2, जब हम नॉइज को ट्रांसफ़र करते हैं तो हम क्या करते हैं? दोनों के बीच एक कपलिंग करते हैं, ठीक है ना। और कपलिंग किसके थ्रू करते हैं? कैपेसिटर के। तो नॉइज कैन बी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर सर्किट बाय कपलिंग ए कैपेसिटर या कैपेसिटेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कैपेसिटेंस। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विच इज़ द प्रोसेस बाय विच एनर्जी और इलेक्ट्रिकल नॉइज इन वन सर्किट कैन बी ट्रांसफर्ड टू अनदर सर्किट दैट मे और मे नॉट बी इलेक्ट्रिक कनेक्टेड टू इट। तो इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं कपलिंग। तो अभी डिस्कस किया था कि जब भी हम नॉइज़ को एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं? कपलिंग के। और कपलिंग में कौन सा कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं? कैपेसिटेंस। फिर तो देखिएगा द रेशियो बिटवीन द पीक वैल्यू एंड द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ए पीरियोडिक वेव फॉर्म इज कॉल्ड एज। तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा जो आपकी पीक वैल्यू होती है, जो आपकी पीक वैल्यू होती है दैट इज़ VM डिवाइडेड बाय द VRMS, VR, इसको क्या बोलते हैं? हम पीक फैक्टर बोलते हैं, दैट इज़ KP। और पीक फैक्टर को ही क्या बोलते हैं? क्रेस्ट फैक्टर भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका D, दैट इज़ क्रेस्ट फैक्टर। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? वोल्टेज इम्बैलेंस इज ए कंडीशन इन विच द थ्री फेज वोल्टेज डिफर इन। देखिएगा जब भी वोल्टेज इम्बैलेंस होता है तो दो चीज़, आपका AC वोल्टेज में क्या होता है? एक तो मैग्नीट्यूड होता है, एक तो आपका मैग्नीट्यूड होता है, और दूसरा क्या होता है? आपका एंगल होता है, ठीक है ना। तो जब भी वोल्टेज इम्बैलेंस होगा तो मैग्नीट्यूड भी डिफर होगा और एंगल भी डिफर होगा। तो वोल्टेज इम्बैलेंस इज ए कंडीशन इन विच द थ्री फेज वोल्टेज डिफर इन एम्पलीट्यूड एंड एंगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, विच वन इंडिकेट द डेविएशन ऑफ ए पीरियोडिक वेव फॉर्म फ्रॉम इट्स आइडियल करेक्टरिस्टिक। तो देखिएगा जब हमारी कोई प्योर वेव, ये मान लिया कोई प्योर वेव है और इसका डेविएशन हो रहा है, इसका डेविएशन हो रहा है प्योर वेव से, तो ये डेविएशन किसकी वजह से होता है बेटा? ये होता है डिस्टोर्शन की वजह से। तो इसको हम बोलते हैं डिस्टोर्शन। द वन इंडिकेट्स द डेविएशन ऑफ पीरियोडिक वेव फ्रॉम इट्स आइडियल वेव फॉर्म इज कॉल्ड एज डिस्टोर्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, द प्रेजेंस ऑफ DC डैश इन एन AC पावर सिस्टम इज टर्म्ड एज DC ऑफसेट। देखिएगा
जब किसी AC क्वांटिटी में हमारी DC क्वांटिटी होती है तो उसको हम बोलते हैं ऑफसेट, DC ऑफसेट। तो वो DC ऑफसेट क्या हो सकता है आपका, वो वोल्टेज भी हो सकता है और आपका करंट भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखिएगा, DC ऑफसेट क्या होता है आपका, वोल्टेज भी हो सकता है और DC ऑफसेट आपका करंट भी हो सकता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है द रेशियो ऑफ RMS ऑफ द हार्मोनिक कंटेंट ऑफ ए पीरियोडिक वेव फॉर्म टू द RMS ऑफ फंडामेंटल कंटेंट ऑफ वेव इज एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज, दिस इज कॉल्ड एज। तो देखिएगा, जब भी हमारे पास कोई नॉन साइनसोइडल क्वांटिटी होती है तो इसमें क्या होता है बेटा, एक तो आपका फंडामेंटल वेव होती है, ये आपकी फंडामेंटल वेव होगी, और साथ ही साथ क्या होते हैं, कुछ हार्मोनिक्स होते हैं, साथ ही साथ कुछ आपके हार्मोनिक्स होते हैं। तो देखिएगा, वो कह रहा है RMS वैल्यू ऑफ हार्मोनिक कंटेंट, मतलब जो ये हार्मोनिक्स हैं इनकी RMS वैल्यू मीन्स VRH। VRH इज़ द RMS वैल्यू ऑफ हार्मोनिक्स कंटेंट टू द RMS वैल्यू ऑफ फंडामेंटल, यानी ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पर वेव मिल रही है दैट इज़ VR1। फंडामेंटल को लिखते हैं VR1। तो रेशियो ऑफ RMS वैल्यू ऑफ हार्मोनिक टू द RMS वैल्यू ऑफ फंडामेंटल, मतलब हमारी जो डिजायर्ड वेव फॉर्म है वो क्या है, फंडामेंटल वेव, फंडामेंटल डिजायर होती है। तो फंडामेंटल के कंपैरिजन में हम देखते हैं कि जो हार्मोनिक मिल रहे हैं उनकी RMS वैल्यू कितनी मिल रही है, तो इसको बेटा हम बोलते हैं डिस्टॉर्शन फैक्टर, यही कहलाता है आपका डिस्टॉर्शन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, वोल्टेज फ्लक्चुएशन इज एन डैश फिनोमिना, कि जो हमारी वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है वो कैसी फिनोमिना होती है, तो जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है दैट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है वेरिएशन ऑफ इनपुट वोल्टेज सफिशिएंट इन ड्यूरेशन टू अलाउ विजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ ए चेंज इन इलेक्ट्रिक लाइट सोर्स इंटेंसिटी इज कॉल्ड एज। वो कह रहा है कि वेरिएशन ऑफ इनपुट वोल्टेज में इतना सफिशिएंट वेरिएशन हम कर रहे हैं कि वो अलाउ कर देता है विजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, यानी उसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है आपका, विजुअल ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट इंटेंसिटी पर पड़ता है, तो वो कहलाता है आपका फ्लिकरिंग, दैट इज कॉल्ड एज फ्लिकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, रेशियो बिटवीन RMS वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू ऑफ ए पीरियोडिक वेव फॉर्म इज कॉल्ड एज। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, रेशियो ऑफ RMS वोल्टेज टू रेशियो ऑफ एवरेज वैल्यू दैट इज़ V एवरेज, इसको बेटा हम बोलते हैं KF, ये कहलाता है आपका फॉर्म फैक्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फॉर्म फैक्टर, आंसर नंबर ए। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स ऑफ ए पीरियोडिक वेव इन ए यूनिट टाइम यूजुअली 1 सेकेंड। तो आपने पढ़ी होगी फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर सेकेंड इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी। तो ये वही कह रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, नंबर ऑफ कंप्लीटेड साइकिल ऑफ ए पीरियोडिक वेव पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज फॉर इम्प्रूविंग द पावर फैक्टर ऑफ ए पावर सिस्टम। ठीक है ना, तो किस डिवाइस का यूज़ करते हैं हम किसी सिस्टम में पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, क्या सीरीज रिएक्टर का यूज़ करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। आपको पता है सीरीज रिएक्टर क्यों यूज़ करते हैं, हम करंट को लिमिट करने के लिए। शंट रिएक्टर का भी यूज़ नहीं करते हैं, शंट रिएक्टर का यूज़ करते हैं हम अंडर नो लोड और अनलोडेड कंडीशन में फेरेंट इफेक्ट को कम करने के लिए। एसिंक्रोनस जनरेटर, देखिएगा एसिंक्रोनस जनरेटर को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन जनरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इंडक्शन जनरेटर का कभी भी पावर फैक्टर के लिए यूज़ नहीं होता, इसको हम यूज़ करते हैं विंड टरबाइन वगैरह को ऑपरेट कराने के लिए, जनरेशन के लिए। डी है आपका सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर, ठीक है ना, तो इसका हम यूज़ करते हैं पावर फैक्टर को मॉडिफाई करने के लिए या इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ हार्मोनिक करंट।
इनमें से किस में आपकी हार्मोनिक करंट डेवलप नहीं होगी? कैपेसिटर स्विचिंग बिल्कुल होगी, इंडक्टिव लोड बिल्कुल होगी, क्योंकि आपने कॉजेज पढ़े थे हार्मोनिक्स के। तो जब भी आप इंडक्टिव या कैपेसिटिव लोड को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करते हैं तो आपके हार्मोनिक्स डेवलप होते हैं। हार्मोनिक्स आपके किस में नहीं होते? रेजिस्टिव लोड में, क्योंकि रेजिस्टिव लोड कैसा होता है आपका, बताइएगा? नॉन एनर्जी स्टोरिंग लोड होता है, ठीक है ना। इसमें कोई एनर्जी आपकी स्टोर नहीं होती है, और जब कोई एनर्जी स्टोर नहीं होगी तो इसमें आपके हार्मोनिक्स डेवलप नहीं होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है फिल्टर्स आर यूज टू रिड्यूस। फिल्टर क्यों यूज करते हैं? सब लोगों को पता है, हार्मोनिक को रिड्यूस करने के लिए, जो हमारे हार्मोनिक्स डेवलप होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए हम फिल्टर्स का यूज करते हैं। वोल्टेज सैग के लिए नहीं करते हैं, ठीक है ना। वोल्टेज सैग के लिए हम क्या करते हैं? DVR वगैरह का यूज करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि वोल्टेज सैग या स्वेल को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, तो DVR का यूज करते हैं। वोल्टेज डिस्टोर्शन को कम करने के लिए भी हम DVR वगैरह का यूज करते हैं। तो लेकिन फ़िल्टर का क्यों यूज करते हैं हम? हार्मोनिक्स को रिड्यूस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन इज़ द शॉर्ट टाइम रिडक्शन इन RMS वोल्टेज बिटवीन 0.1 to 0.9 पर यूनिट फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 0.5 साइकिल टू 1 मिनट। इसका सीधा सीधा मतलब है कि इनमें से किस में आपका जो वैल्यू है RMS वैल्यू वोल्टेज की, वो रिड्यूस हो जाती है कहाँ से? 0.1 to 0.9, और कितनी ड्यूरेशन में रिड्यूस हो जाती है? हाफ साइकिल से 1 मिनट में। तो ये बेटा कहलाता है आपका वोल्टेज सैग। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ वोल्टेज सैग। वोल्टेज सैग में क्या होता है आपका? वोल्टेज रिड्यूस होता है, वोल्टेज आपका रिड्यूस होता है फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। तो इसको आप करेक्ट कर लेना, दिस इज 0.1 नहीं है, ये आपका 1 to 0.9। जब 1 पर यूनिट से 0.9 आपका क्या हो रहा है? वोल्टेज रिड्यूस हो रहा है, कितने समय में? हाफ साइकिल से लेकर 1 मिनट तक। तो ये कहलाता है आपका वोल्टेज सैग। 28 देखिएगा, डाइवर्सिटी फैक्टर। तो डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है? पावर सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखिएगा, जब बहुत सारे कंज्यूमर हमारे कनेक्ट होते हैं तो सबका जो पीक लोड होता है वो डिफरेंट होता है। तो हम क्या करते हैं? सारे कंज्यूमर के पीक लोड का सम लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में पीक लोड कितना मिल रहा है टोटल। तो इट इज़ द सम ऑफ कंज्यूमर्स मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम लोड ऑन द स्टेशन। तो दिस इज़ द राइट आंसर फॉर डाइवर्सिटी फैक्टर। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है हार्मोनिक्स इन द सिस्टम कैन डू। हार्मोनिक्स क्या कर सकते हैं? कैन कॉज इंक्रीज इन रेजोनेंस, बिल्कुल कर सकते हैं। इंक्रीज लॉस इन कैपेसिटेंस एंड नॉइजेस, ये भी कर सकते हैं। मेक रिलेज मेल ऑपरेट, ठीक है ना, रिले को मेल ऑपरेट करा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ एबव। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वोल्टेज सैग। वोल्टेज सैग को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, यानी वोल्टेज सैग किस किस की वजह से डेवलप होता है? तो फॉल्ट की वजह से भी होता है, सडन चेंज इन लोड वोल्टेज की वजह से भी होता है, और इनरस करंट, यानी जैसे ट्रांसफॉर्मर है हमारा, इनिशियली इनरस करंट ड्रॉ करता है तो वहाँ पर भी आपके वोल्टेज सैग हो जाते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है पावर क्वालिटी इज़ गुड इफ़। पावर क्वालिटी कब गुड होती है? नंबर ए, वोल्टेज हैज ए कांस्टेंट साइन वेव शेप विथ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओनली। बिल्कुल करेक्ट है। हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा वोल्टेज है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पर रहे, मतलब हार्मोनिक्स 0। वोल्टेज हैज ए कांस्टेंट RMS वैल्यू एंड अनचेंज्ड ओवर टाइम, बिल्कुल सही है। और तीसरा कह रहा है वोल्टेज इज अनइफेक्टेड बाय द लोड चेंज। तो दीज ऑल आर द रिक्वायरमेंट फॉर ए पावर क्वालिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। अब देखिएगा, IEEE की मैंने फुल फॉर्म आप लोगों को बताई थी, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। तो इसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, कुछ रिकमेंडेशन होते हैं जब हम कोई भी पावर सिस्टम डिज़ाइन करते हैं या डोमेस्टिक वायरिंग करते हैं या कुछ भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वर्क करते हैं, तो इसके स्टैंडर्ड्स
की रिकमेंडेशन लेते हैं, ठीक है ना। तो कुछ रिकमेंडेशन है वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इन विच IEEE स्टैंडर्ड रिकमेंडेड प्रैक्टिस फॉर मॉनिटरिंग इलेक्ट्रिकल पावर क्वालिटी, यानी जो इलेक्ट्रिकल पावर क्वालिटी की मॉनिटरिंग होती है, ठीक है, वो हम किस आर्टिकल में करते हैं इसके। तो देखिएगा, ये करते हैं हम आर्टिकल IEEE 1159। तो जो आपका आर्टिकल होता है IEEE स्टैंडर्ड का 1159, उसमें हम किसकी मॉनिटरिंग करते हैं, पावर क्वालिटी की। नेक्स्ट देखिएगा 33, इन विच IEEE स्टैंडर्ड्स रिकमेंडेड प्रैक्टिस एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर हार्मोनिक कंट्रोल इन पावर सिस्टम। अब देखिएगा, पावर क्वालिटी की किस में कर देते हैं हम, 1159 में। वो कह रहा है कि हार्मोनिक कंट्रोल, जो हम हार्मोनिक कंट्रोल करते हैं उसका किस आर्टिकल में दिया है, तो वो दिया है आपका IEEE 519। तो इनको ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 3-4 क्वेश्चन है इस पर आपके IEEE स्टैंडर्ड पर। उसके बाद देखिएगा 34 में बात कर रहा है, इन विच IEEE स्टैंडर्ड्स रिकमेंडेड प्रैक्टिस फॉर इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इन कॉमर्शियल बिल्डिंग। तो कॉमर्शियल बिल्डिंग में जो पावर सिस्टम है उसके लिए कौन सा आर्टिकल हम यूज़ करते हैं, वो करते हैं IEEE 241। नेक्स्ट है 35, इन विच IEEE स्टैंडर्ड्स रिकमेंडेड प्रैक्टिस फॉर इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम कौन सी रिकमेंडेशन लेते हैं, वो लेते हैं हम IEEE 141। तो ये 3-4 प्रैक्टिसेस हैं, इनको आप याद कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो देखिएगा 36 में कह रहा है, IEEE स्टैंडर्ड्स फॉर वोल्टेज फ्लिकर। तो वोल्टेज फ्लिकर और वोल्टेज सेक्स से कौन रिलेटेड है, तो ये होता है आपका ऑप्शन ए, IEEE P1453 एंड IEEE P1564। ये दो आपके आर्टिकल्स होते हैं जो किससे रिलेटेड है, IEEE P1453 इज रिलेटेड टू फ्लिकर एंड IEEE P1564 इज रिलेटेड टू वोल्टेज सेक। 37 देखिएगा, इम्पल्सिव ट्रांजिएंट इज इन पोलरिटी, ठीक है ना। तो जो इम्पल्सिव ट्रांजिएंट्स होते हैं आपके, लाइक दैट दीज आर इम्पल्सिव ट्रांजिएंट, तो इनकी पोलरिटी कैसी होती है, यूनिडायरेक्शनल। ये हम HVDC में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो इसकी पोलरिटी कैसी होती है आपकी, यूनिडायरेक्शनल। लेकिन अगर हम ऑक्सीलेटरी की बात करते हैं, अगर ऑक्सीलेटरी ट्रांजिएंट, दो तरह के मैंने ट्रांजिएंट्स आपको बताए थे, एक होते हैं आपके एक बताए थे आपको मैंने इम्पल्सिव ट्रांजिएंट, दूसरे बताए थे ऑक्सीलेटरी। तो इम्पल्सिव कैसे होते हैं आपके, यूनिडायरेक्शनल, ये कैसे होते हैं आपके यूनिडायरेक्शनल, और आपके ऑक्सीलेटरी कैसे होते हैं, बाई डायरेक्शनल। तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीलेटरी ट्रांजिएंट्स इज इन विच पोलरिटी, तो ये होते हैं आपके बाई डायरेक्शनल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, द फुल फॉर्म ऑफ CBEMA। तो मैंने आप लोगों को बताई थी CBEMA की फुल फॉर्म क्या बताई थी, C फॉर कंप्यूटर्स, B फॉर बिजनेस, तो कंप्यूटर एंड बिजनेस, E फॉर इक्विपमेंट, M फॉर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। कंप्यूटर एंड बिजनेस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 40 देखिएगा, एन अंडर वोल्टेज इज डैश इन द RMS AC वोल्टेज देन डैश एट द पावर फ्रीक्वेंसी फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ। किसकी बात कर रहा है, अंडर वोल्टेज की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो अंडर वोल्टेज में क्या होगा, अंडर वोल्टेज में बेटा RMS वैल्यू आपकी डिक्रीज होगी, ओवर वोल्टेज में RMS वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी। तो एन अंडर वोल्टेज इज डिक्रीज इन RMS वैल्यू। तो पहला क्या आना चाहिए हमारा, डिक्रीज। चलिएगा, पहला क्या आना चाहिए, डिक्रीज इन RMS AC वोल्टेज देन एट द फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी पर बताइएगा, लेस फ्रीक्वेंसी पर। किस पर, लेस फ्रीक्वेंसी पर, क्योंकि किसकी बात कर रहा है, अंडर वोल्टेज की। एट द लेस एट द पावर फ्रीक्वेंसी फॉर ए ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, 90% लॉन्गर देन 1 मिनट, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी।
यानी अंडर वोल्टेज क्या होना चाहिए, अंडर वोल्टेज में आपका डिक्रीज होना चाहिए इन RMS AC वोल्टेज, किस फ्रीक्वेंसी पर, लेस फ्रीक्वेंसी पर, कितनी ड्यूरेशन के लिए, 90% लॉन्गर देन 1 मिनट, यानी 1 मिनट से कितनी परसेंट लॉन्गर होनी चाहिए आपकी, 90%, यानी 1.9 मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, देखिएगा इसके दो ऑप्शन दूसरी स्लाइड में हैं, चलिएगा पढ़ लेते हैं इसको। एन ओवर वोल्टेज इज, यहाँ किसकी बात कर रहा था बेटा, अंडर वोल्टेज की। तो इसमें क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन RMS वोल्टेज, देन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी आपकी, ग्रेटर हो जाएगी एट द पावर फ्रीक्वेंसी फॉर ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन क्या होगी आपकी, ड्यूरेशन क्या होगी आपकी, अब कम होनी चाहिए, ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए आपकी, सॉरी ड्यूरेशन आपकी सेम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या था आपका, इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर, और जो ड्यूरेशन होनी चाहिए वहाँ पर क्या थी आपकी, ग्रेटर देन, वहाँ पर थी आपकी ग्रेटर देन 90%, ग्रेटर देन 1 मिनट। यहाँ पर आ जाएगी आपकी 110% ग्रेटर देन 1 मिनट ओवर वोल्टेज के केस में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। 42 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फेरो रेजोनेंट ट्रांसफॉर्मर। तो फेरो रेजोनेंट ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्स्टेंट वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर, बिल्कुल सही है, फेरो रेजोनेंट ट्रांसफॉर्मर इज ए कॉन्स्टेंट वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर। इट इज़ यूज्ड एज आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, आइसोलेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, फेरो रेजोनेंट ट्रांसफॉर्मर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, बोथ। 43 देखिएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज सैग डिपेंड्स ऑन, वोल्टेज सैग का मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्शन मोटर, स्ट्रेंथ ऑफ सिस्टम एट द पॉइंट वेयर मोटर इज कनेक्टेड, ठीक है ना, या बोथ। तो देखिएगा जो सैग होता है आपका, वोल्टेज सैग, मैंने पहले ही कहा था आपका, इट इज़ रिलेटेड टू ट्रांजिएंट। तो ये किस पर डिपेंड करेगा, इंडक्शन मोटर की कैरेक्टरिस्टिक पर भी डिपेंड करेगा, और स्ट्रेंथ ऑफ द सिस्टम एट ए पॉइंट वेयर मोटर इज कनेक्टेड, इस पर भी डिपेंड करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बोथ, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो बेटा ये लास्ट हमारा स्लाइड थी, इसमें हमने डिस्कस किए 43 क्वेश्चंस, ठीक है ना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं, इनको आप प्रैक्टिस करिएगा। और आज हमने कवर की है यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड में हम कवर करेंगे यूनिट नंबर 5, ठीक है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फैक्ट्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फैक्ट्स, फ्लेक्सिबल AC ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, यूनिट नंबर 5। और आप लोगों को बता दूं मैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन पावर क्वालिटी विल बी आस्क्ड फ्रॉम फैक्ट्स, ठीक है ना। तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों को मैं बार बार बोलता हूँ बेटा, वीडियो को शेयर कर दें, आप लाइक कर दें, और देखिएगा चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है, नोटिफिकेशन उनको नहीं मिल पाता है टाइम से। तो I again request you to share, like and subscribe the channel. Thank you.